नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला। तो मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो कि एक दूसरे को लेकर हमेशा आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चलता रहता है, उसके ऊपर आज बड़े बड़े खुलासे यहाँ होने वाले हैं, जिसे लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप माहौर जी मौजूद है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा जी मौजूद है। सर्वेश जी, प्रदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज श्रृंखला में। प्रदीप जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, क्योंकि सत्ता में सेंट्रल में अगर बात की जाए तो भाजपा पार्टी है, तो आपसे मेरा पहला सवाल होगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि गुजरात चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है, क्या ये सच है? श्वेता जी, देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी इस प्रकार के आरोप लगाना, ये एक्चुअली पुरानी इनकी नीति रही है। आरोप लगाओ और भाग खड़े रहो। मैं कुछ तथ्य यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। सत्येंद्र जैन जी को, वैसे बहुत सारे इनके नेता जेल में हैं, बहुत सारे नेता जो हैं उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर करप्शन के केसेस लगे। वो हेल्थ मिनिस्टर थे और इनफैक्ट अभी भी क्या है, उनको आम आदमी पार्टी से हटाया नहीं गया है, आम आदमी पार्टी में अभी भी हैं वो, ठीक है। जबकि भगवंत जी जो थे उनको हटा दिया गया था, लेकिन सत्येंद्र जी को अभी भी रखा हुआ है, आम आदमी पार्टी में है। एक तरफ तो दोहरी नीतियां, एक व्यक्ति ने अगर कोई करप्शन का चार्जेस लगे और जेल में गया, उसको हटा दिया गया, दूसरा व्यक्ति आया तो इन्होंने कहा किस किस को हटाएंगे, छोड़ो रहने दो। अब सत्येंद्र जैन जी ने क्या क्या उनके पास में मिला, जब उनके पास रेड मिल हुई तो उनके पास 2.85 करोड़ रुपए, करीब 3 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ था उनके पास में। 133 गोल्ड कॉइन उनके पास रखे हुए थे, सोने के सिक्के रखे हुए थे उनके पास में, जो कि उनके घर से प्राप्त हुए पूरी तरीके से। करीब 2 किलो के आसपास सोना था, पितल, ठीक है। 16 करोड़ रुपए उनके बैंक में ट्रांसफर हुए थे, जो कि अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को कोई लोन दे सकता है, मैं मानता हूं अच्छी तरीके से इस बात को। जैसा कि अभी मिश्रा जी भी बोलेंगे कि कोई व्यक्ति अगर लोन लेता है तो क्या समस्या है, लेकिन लोन किसको, कैसे व्यक्ति को? इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने निकाल के देखा। अपने यहां एक फैसिलिटी है कि जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है या पॉलिटिकल कोई भी कंटेस्टिंग में जाता है, तो उसको अपना फाइनेंशियल जो उसकी पोजीशन है वो आउट करनी पड़ती है। सत्येंद्र जैन जी का मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे तो मैं चकरा गया। उनकी इनकम जीरो, उनकी वाइफ की इनकम जीरो, उनके बच्चे की इनकम जीरो, पूरे परिवार की इनकम शून्य। ये स्टेटमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास, जो कि पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, कोई भी गूगल पे जाके और सर्च करके डाउनलोड कर सकता है उसको। जीरो इनकम वाला व्यक्ति को 16 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है। जीरो इनकम वाले व्यक्ति को के पास में करीब 3 करोड़ रुपए कैश मिलता है। जीरो इनकम वाले व्यक्ति के पास में 1 करोड़ 80 लाख रुपए के सोने के सिक्के और बिस्किट मिलते हैं। जेवर वेवर तो अलग है, वो तो उसका पूरा बड़ा लंबा चौड़ा सूचा है, वो मैं नहीं दूंगा है। तो इस तरह के करप्शन के चार्जेस जो इन पे लगे हुए हैं, इस तरह से जो बात पे ये लोग क्या है कि जनता को बार बार बोलते थे कि भाई भारत में करप्शन को हमको हटाना है, उस करप्शन को हटाने के नाम पे सबसे बड़ी करप्ट पार्टी आज के समय में बन के खड़ी हुई है। ऐसे समय में आज ये इतने करप्ट लोग जेल में अगर जा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत बात थोड़ी है। ईडी अपना काम कर रही है, तो सीबीआई अपना काम कर रही है, ये सब गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनका काम है कि भ्रष्ट लोगों को जेल में डाला जाए, वही वो कर रही हैं। अब इसमें इनको तकलीफ होती है तो तकलीफ तो होना ही चाहिए, क्योंकि इनका ये इसी से तो इनकी पार्टी चल रही है, इसी से इतने सारे ऐश आराम चल रहे हैं। ऐसे लोग, गरीब लोग जिनके पास में 2 रुपए नहीं थे अपने पास में, घर का ना मकान ना कुछ। अच्छा, इनका मैंने स्टेटमेंट में एक चीज और देखी, इनके पास मकान जो है वो उन्होंने दिखाया कि मकान 8 करोड़ का है, लेकिन उसके ऊपर लोन 14 करोड़ का है। मैं सत्येंद्र जैन जी की बात कर रहा हूं। 8 करोड़ के लोन के रजिस्ट्री के ऊपर 14 करोड़ रुपए किसी बैंक ने इनको कैसे दे दी? मिनिस्टर बनने के बाद, है ना, ये सब कुछ हुआ मिनिस्टर बने, उसके पहले तो इनके पास कुछ था ही नहीं, किराए के मकान, बिल्कुल गरीबी में रहने वाले। तो आप बताइए, आप खुद समझ सकते हैं, जनता भी समझदार है। बिल्कुल, मेरा सर्वेश जी आपसे सवाल होगा, जैसा कि हमने जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है उसका जवाब हमने प्रदीप जी से लिया, तो वही मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि भाजपा का ये आरोप है कि अगर आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है तो उसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों है?
पहली बात तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिसे आप कहती हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी है। देखिए इसके प्रवक्ता महोदय ने कैसे कहा कि 2.85 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के घर से मिला, क्योंकि लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। उनके घर से मात्र 2 लाख रुपए से भी कम मिला। ये सत्येंद्र जैन एंड अदर्स, जैसे कि आपने दिल्ली में देखा कि कैसे इनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनके नाम पे जितने जैन होते हैं उन सबके यहाँ रेट डाल देते हैं। तो ये पूरी इन्होंने जितनी कहानी बताई सत्येंद्र जैन एंड अदर्स पे थी। तो अदर्स में वो XYZ सबको काउंट करते गए और उन्होंने कर लिया। अगर इनको कुछ भी इस तरीके का मामला मिलता तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग छोड़ने वाले हैं? दिल्ली में हमारे विधायकों पे, हमारे मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे 180 केस हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित पुलिस ने 180 केस किए हैं और एक केस में भी किसी में अभी तक गुनाह साबित नहीं हुआ है। एक केस की मैं बात कर रहा हूं। और ये सत्येंद्र जैन कोई पहले व्यक्ति नहीं है। उप मुख्यमंत्री पे 13 केस रजिस्टर्ड है, इसी दिल्ली पुलिस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किया है। मुख्यमंत्री पे रजिस्टर्ड है। इनकी ये आदत है, ये घबराए हुए से लोग हैं। जैसे सत्येंद्र जैन जी हिमाचल के प्रभारी बने, गुजरात में हमारा ग्राफ बढ़ता गया, देखिए टीवी पे स्क्रीन पे आगे कैसे गिनाने लगे इतने गोल्ड कॉइन्स। तो मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, ये बता दे कि उनके घर से मिले, किसी भी ईडी का एक डॉक्यूमेंट दिखा दे कि उनके घर से 133 गोल्ड कॉइन्स मिले, करोड़ों रुपए मिले। क्योंकि इनको झूठ बोलने की आदत है, ये कहीं से भी नहीं लाएंगे। बैठ जाएंगे टीवी पे, दिन भर झूठ बोलना काम है। एक ही झूठ को 100 बार झूठ बोलो, लोग कोई ना कोई 100 में से चलो 10 आदमी तो सच मानेंगे। ये प्रवृत्ति हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का एक मामला भी भारतीय जनता पार्टी के पास होता तो ये सुबह से शाम तक इनके सपने में, इनके आकाओं के सपने में सिर्फ आम आदमी पार्टी आती है, किसी को छोड़ते नहीं। सत्येंद्र जैन जी के केस में क्या हुआ? ईडी के जज, जब जो जज था, जुडिशरी के जो जज थे, उस पर भरोसा छोड़ दिया ईडी ने। अब तो प्रोसीडिंग्स बाहर होती हैं, प्रोसीडिंग्स में किस किस तरीके के तर्क दिए जाते हैं। जो जज जिस केस की जांच कर रहे थे उनको बदलने की मांग कर दी इन्होंने। जिस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने हवाला दिया, कहा कि इस केस में नहीं, हमको एक लिकर के केस में उनसे जांच करनी है जिसकी इस केस से, इसलिए हमको इनकी और रिमांड दीजिए। तो इनके पास कोई तर्क और तथ्य नहीं है। आज नहीं तो कल वो वैसे ही बाहर आ जाएंगे। विपक्ष की सभी पार्टियों को दबाने का इनका जो काम चल रहा है, एक रणनीति चल रही है, इसको देश में कोई सफल नहीं होगी। लोकतंत्र में बहुत से ऐसे तानाशाह आए हैं, हमारे भारतीय लोकतंत्र ने ऐसे बहुत से तानाशाहों को देखा है और वक्त के साथ ये हवा में उड़ जाते हैं और इनका आने वाला समय समाप्त हो जाता है। इनका भी जल्द होने वाला है। अब जनता ठान चुकी है, इनका समय अब खत्म होने वाला है। जी प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से इस पर अपना कमेंट पूरा करो। देखिए, इस चीज में तो मैं मानूंगा कि आम आदमी पार्टी के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं बड़े माहिर हैं। फायर एंड फॉरगेट, एक जैसे बोलते हैं ना, फायर एंड फॉरगेट वाले जो वेपन्स होते हैं ना, ये इनके अंदर फूट फूट के भरा हुआ है बिल्कुल। ये क्या करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये मुझे 100% विश्वास है कि सीबीआई, ईडी किसी की भी साइट पे नहीं गए, कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया इन्होंने। सिर्फ बोलना, झूठ आप बोल रहे हैं, चैलेंज झूठ में बोल कर रहे रहा हैं। हूं आपको ऑनेस्टली, आप बता दिए ठीक है, सत्येंद्र ठीक है। जैन के घर से लेट मी कंप्लीट। जी आई एम जी जी चैलेंजिंग जी यू। जी आप प्रदीप जी। 133 कॉइन, सर्वेश जी, एक 2.85 करोड़ रुपीस। हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए क्या जी, है, जब मैं आपका सर्वेश जी मौका है, आपके पास भी आती हूँ। जी, मैं आपका आपके पास मौका भी है, आती हूँ। जी आप प्रदीप बोलिए। जी, आप आप जब बोल कंप्लीट रहे करें। थे मैं बिल्कुल नहीं बोला, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है किसी के बीच में बोलने, मैंने उंगली उठाई, जब मौका मिला तो मैंने अपनी बात रखी। जी आप भी प्रदीप बात जी, आप रखिएगा, कंप्लीट करें। सब सुन रही, जनता सुन रही है सामने, है तो बोलने का मौका पूरा मिलेगा आपको, चिंता बिल्कुल मत करिए, है ना। तो मैं जो बोल रहा था कि इन्होंने क्या है, ना तो साइट पे गए होंगे ना किसी पे गए होंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या बोल दिया कि जैन कम्युनिटी जो है उसके ऊपर ही इन्होंने उंगली उठाना शुरू कर दी। अब देखिए, यहां पे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में आ गया एकदम कि जैन कम्युनिटी, क्या सत्येंद्र जैन जैन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? जैन कम्युनिटी जो है सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को पसंद भी नहीं करेगी कभी भी जिंदगी में। और जितनी जैन कम्युनिटी के लोग इनकी पार्टी में होंगे, उससे ज्यादा जैन कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है, हम सब उनको साथ में लेके चलते हैं। और जैन कम्युनिटी में जिन्होंने क्या बोला, जैन कम्युनिटी के ऊपर रेट डाल दी, जैन कम्युनिटी के ऊपर रेट डाली होती तो ये इतना छोटा मोटा अमाउंट, जैन कम्युनिटी इज अ रिच कम्युनिटी। क्या बात कर रहे हैं आप? कम से कम विचार करके बोला करिए, जो भी बोले सत्येंद्र जी, सर्वेश जी, आप थोड़ा सा विचार करके बोला करिए। और ये जो डेटा, जब भी कभी कोई छापा मारा जाता है तो वो हमेशा पर्सन और पर्सन के रिलेटिव, है ना, पर्सन के क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उनके ऊपर मारा जाता है
है, तो जो भी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है जो प्राप्त हुई है, वो उनके और उनके क्लोज रिलेटिव्स की दिया जाता है, ठीक है। और जो 16 करोड़ अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो तो किसी और के नाम पे है नहीं है, वो तो इनके बेटे और इनकी बीवी के नाम पे, इनकी वाइफ के नाम पे, और सबसे ज्यादा अमाउंट उनकी वाइफ के नाम पे है। और ये तो ओपन डेटा है, कोई भी उठा के देख सकता है। अगर सर्वेश जी बोलते हैं कि ये भी झूठ है तो आई एम रियली सरप्राइज, फिर हमें डिबेट क्या करूं, क्योंकि हर चीज को ये झूठ ही बोल देंगे। अब मैं क्या है आपके स्क्रीन शेयर करूं, आपको साइट दिखाऊं, या फिर प्रिंट आउट पेपर रखूं, इनको दिखाऊं, देखिए ये लिखा हुआ है? इतना तो इनको पता होना चाहिए। इतने सारे करप्शन के केसेस, अब ये बोल रहे थे, अभी नंबर बोल रहे थे, इस नंबर में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूल करी, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, 151 करप्शन के केसेस लगे, उसमें से 39 करप्शन के केसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं, जो बंद नहीं हुए हैं, जिसके ऊपर इनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेल के ऊपर बाहर हैं। जो पार्टी का कार्यकर्ता बेल के ऊपर बाहर है, केस से बाहर तो हुआ नहीं है, स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर केस से पूरी तरीके से बरी भी हो जाता है तो, और उसके ऊपर अगर आरोप लगता है, तो जब तक उसके ऊपर आरोप से वो बरी नहीं होता है तब तक उसको पार्टी से बाहर रखेंगे, ऐसा हमने तो नहीं बोला। आम आदमी जी पार्टी में प्रदीप जी, अरविंद मैं चाहूंगी केजरीवाल खुद 10 बोलते 10 हैं। सेकंड्स में, जी 10 जी सेकंड्स में कंप्लीट करिए, जी फिर बिल्कुल, फिर आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी खुद बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर करप्शन का केस लगा हो वो हमारी पार्टी में नहीं हो सकता। वो पार्टी में क्यों है, मैं प्रश्न पूछता चलिए हूं। चलिए हर चलिए, जगह ठीक फेल है होंगे। ठीक है प्रदीप जी और भी प्रश्न है, थोड़ा सा समय का भी हमें ध्यान रखना है। सर्वेश जी, अगर जल्दी से आप इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो करें, फिर मैं अपना अभी अगला भी प्रश्न आपसे लाती हूँ। कहता हूँ कि आपने कहा, चलिए आपने कहा सत्येंद्र जैन जी के घर से इतने करोड़ रुपए और इतने कॉइन्स मिले, अभी आपने ऐड किया कि उनके और उनके रिश्तेदारों के, चलिए मैंने रिश्तेदारों को भी छूट दे दिया, बता दीजिए ईडी में कि वो या उनके कोई भी ब्लड रिलेटिव कि किसी के घर पे ईडी की रेड मिली हो और ईडी की रेड पड़ी हो जिसमें ये आपके करोड़ रुपए पकड़े गए। आप अभी मैं कह रहा हूं कि आप एक भी तथ्य बता दीजिए, एक भी मतलब आप बताइए ईडी बोल की रहे हैं, रेड में सत्येंद्र जैन या उनके किसी भी ब्लड रिलेटिव के यहाँ पड़ी हो। आप लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे दलाली खाते हुए पकड़ा जाता है, वो भी हमारे देश के रक्षा सौदे में घोटाली से, वो आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में ना समझाए। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आपने सही से तथ्यों की जानकारी नहीं रखी होंगी। आप लोग जो आता है, एक तरीके से आपने झूठ बोलना सुबह शुरू किया, मात्र 2 लाख से कम रुपए उनके घर पे आए, उनके किसी ब्लड रिलेटिव्स के यहाँ से भी नहीं आए। आप पूरे जितने भी जैन कम्युनिटी के लोग रहेंगे, आप सभी जैन लोगों के यहाँ रेड मार देंगे और सबको बता देंगे कि नहीं, ये सत्येंद्र जैन के साथ संबंधित है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आपको अगर होती इतने में, तो ईडी में आपने क्यों नहीं इतने महीने में आपने प्रूफ कर दिया है। हम तो आपको अपने जज पे भरोसा नहीं है, हमारे स्टिल द न्यायपालिका केस के, इज ऑन, हमारे संसद के। स्टिल द केस इज ऑन, अभी भी केस चालू है उनके ऊपर, केस खत्म नहीं जी हुआ मैं तो है, वो आपको बेल कह पे रहा हूँ कि जी बाहर आप तो जी झूठ जी बोल, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आपने 2.85 करोड़ कहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि एक भी कोई ऐसा साक्ष्य जिसमें ईडी लिख के दी हो कि सत्येंद्र जैन जी के घर से ये पकड़े जी, गए, ये चलिए पाया गया। सर्वेश जी, मैं अगला तो अगला बिल्कुल अगला झूठ सवाल बोलना बंद करती हूँ। करिए। बिल्कुल, तो केस एक अभी लोकतंत्र को भी एक मारने चल बोलना का रहा चाहता है। काम हूँ हर श्वेता तरफ जी, कर रहे हैं आप लोग। श्वेता जी लोकतंत्र एक को बात बोलना मारने, चाहता हूँ, लोकतंत्र का हनन करने का काम एक भारतीय मिनट, जनता एक पार्टी लाइन बोलना चाहता सुबह से हूँ। लेकर रात तक कर रही है। तो कृपया करके इस तरीके के काम ना करें। 180 केसेस दिल्ली में आपके हुए हैं, 38-39 अभी भी चल रहे हैं, वो उनसे भी हम बरी हो जाएंगे। जब आप इतने केसेस में नहीं ला पाए तो क्या लेकर आ पाएंगे। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, और रक्षा सौदे में दलाली करने वाली पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलाली करते हो कैमरे पे, वो आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में सीखना दे। जी मैं एक बिल्कुल, लाइन बोलना चाहूंगा, बिल्कुल पहली चीज, प्रदीप जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। मैं ठीक है जी, प्रदीप जी आप जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर अगला सवाल आप ही से होगा मेरा। जी पहली चीज क्या है, इस तरह की कोई भी ये दलाली दलाली की बातें कर रहे हैं, हमारी भारत की जो सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए। एक ऐसी सरकार है जिसने पूरे विश्व में नाम कमाया है, पूरा ग्लोबल कम्युनिटी से लेके इंडिया के सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। कम से कम अरविंद केजरीवाल जी और उनके जितने भी लोग हैं उनसे मैं इतना निवेदन करूंगा, जब भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के विषय में बात करते हैं, मैंने अरविंद केजरीवाल जी के आगे भी हमेशा जी लगाया। अरविंद कभी दलाल या इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया, अपने शब्दों की मर्यादा जो थोड़ी बना के रखें। आपके लिए भी मैं बात करूंगा तो हमेशा जी करके करूंगा। हम लोग शब्दों में बात कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को किसी को दलाल कहना, किसी को नीचा कहना, ये चीजें हमको शोभा नहीं देती हैं। और रही बात सत्येंद्र जैन जी की, ये बहुत जल्दी जो केस है ये सॉल्व होगा, और सत्येंद्र जैन जी के पास में आप भी सामने हैं, हम भी सामने हैं, थोड़ा सा समय है, केस सॉल्व हो जाने दीजिए। जिस दिन सत्येंद्र जी के पास खिलाफ जो है केस साबित होगा,
उस दिन वो जेल के अंदर जाएंगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। तब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है, और श्वेता जी को बोलेंगे कि आपको फिर दोबारा बुलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, मेरा आपसे ही सवाल होगा। आम आदमी पार्टी का आरोप है केंद्र सरकार ने ही आंकड़े जारी किए हैं और आंकड़ों के अनुसार ही दिल्ली की जो महंगाई दर है वो केवल 4% है। तो वहीं अगर भाजपा शासित अगर प्रदेशों की बात की जाए तो वहां पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पे महंगाई दर 8% है, यानी कि दिल्ली की जो महंगाई है वो सबसे कम है। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये आंकड़े केंद्र ने ही जारी किए हैं। देखिए क्या है, महंगाई दर जो है जिसकी आप बात कर रहे हो, जो आंकड़े प्रेजेंट हुए हैं, ये हर महीने के जो आंकड़े प्रेजेंट होते हैं उसकी आप बात कर रहे हो। हमेशा महंगाई दर को आप कैलकुलेट जब करते हो तो या तो क्वार्टरली डेटा में कैलकुलेट करना चाहिए या फिर एनुअल, है ना। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आज 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में इतना अंतर आ गया, क्योंकि वहां पे मान लीजिए आलू जो है वो 10 रुपए का है और वो 11 रुपए का कभी हुआ, तो भी डिफरेंस आपको दिखाई पड़ जाएगा। एक्चुअली यही चालाकी सबसे ज्यादा है। ये जो आंकड़े जारी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि उसमें जो इनके फेवरेबल आंकड़े होते हैं उसको तो पकड़ लेते हैं, और जो ऐसे आंकड़े होते हैं जो कि इनके फेवर में नहीं होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे नो डाउट मैं मानूंगा कि आम आदमी पार्टी अभी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। किस तरह से डेटा को तोड़ मड़ोड़ के दिखाना है ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और ये इस चीज को भली भांति पूरा करते हैं। अगर आप वही क्वार्टरली आंकड़े उठा के देख लीजिए, क्वार्टरली आंकड़ों में यहाँ पे जो दिखाई पड़ेंगे वो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। आप अगर पहले आपने बताया होता कि प्रश्न है तो मैं बिल्कुल प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाता उसका। तो क्वार्टरली आंकड़ों में करीब करीब जो है, जो इंडिया का रेशियो है वही रेशियो है, कोई खास अंतर नहीं है। जी बिल्कुल। सर्वेश जी, इस पे आप कोई कमेंट करना चाहते हैं या मैं अपना अगला सवाल पूछूं? पहली बात तो आप क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उसमें ईयरली डेटा देख लीजिए। देखिए आपने किस तरीके से 10 दिन 5 दिन ऐसे लग रहा है भारत सरकार हर दिन महंगाई का डेटा जारी करती है कि महंगाई दर आज क्या है, महंगाई दर कल शाम को क्या होगी, महंगाई दर सोने के बाद क्या होगी, उठने के पहले क्या होगी। भाई ईयरली डेटा जारी कर रही है, ईयरली डेटा पे आप आ जाइए। किसी तरीके की कोई बात नहीं है। जो काम दिल्ली सरकार अच्छे कर रही है, सभी सरकारों को जो मिलजुल कर उसकी तारीफ कर सकते हैं करें, जबकि दिल्ली सर्विसेज इकोनॉमी का एक स्टेट है। हमारे पास तमाम ऐसी चीजें हैं कि उपलब्ध नहीं है, फिर भी दिल्ली सरकार बेहतर कार्य कर रही है। अर्थव्यवस्था में हम लोग यहाँ पे सालाना लोगों को पानी मुफ्त दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, बस मुफ्त दे रहे हैं, उसके बाद भी सरकार फायदे में चल रही है, महंगाई दर कम है। एक अच्छी सरकार के चलाने का अच्छा काम तरीका क्या होता है? यही होता है कि सरकार जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मुफ्त भी उपलब्ध करा रही है, उसके बाद भी सरकार की वहां पे महंगाई दर भी कम है। दूसरी सरकारों को इससे सीखनी चाहिए कि जहां पे हमारी महंगाई दर 4% के लगभग है, दूसरों की 8% के लगभग है। तो इसमें इस तरीके से ये बैठ के झूठ बोल देना कि 5 दिन पहले का 10 दिन पहले का कोई मतलब नहीं है। अब आप इकोनॉमिक्स के डेटा पे आइए, भारत सरकार जारी कर रही है, सरकार के डेटा उसको करिए और उसमें सरकार की आप तारीफ करिए कि हाँ दिल्ली सरकार कर रही है, हम भी अपने प्रदेशों में करेंगे। जहां हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कुछ अच्छी चीज लगेगी वहां से हम लेंगे। जी बिल्कुल। सर्वेश जी, मेरा आपसे ही अगला सवाल होगा। आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर का विरोध क्यों किया था? और वही आम आदमी पार्टी अब राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा है तो केजरीवाल जी श्री राम लला के दर्शन करने भी जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध कभी नहीं किया था। भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करने वालों, भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे मेयर विधायक जो इन्होंने भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी किया, दलाली किया, वहां पे अवैध इन लोगों ने कॉलोनियां बना के शुरू कर दिया, हजारों करोड़ों का जो घोटाला किया उसका विरोध किया। हमने सबसे पहले राम मंदिर में भगवान श्री राम के नाम के इतने पुण्य काम के नाम पर जो लिए गए पैसे थे, उनमें जो घोटाला चल रहा था उसकी आवाज हमारे सांसद संजय सिंह जी ने उठाई। संजय सिंह जी ने पूरे सबको बोला और वो कह रहे थे कि ये चंदे में घोटाला किया जा रहा है, भारी स्तर पे घोटाला है। और कुछ दिनों बाद देखिए राम मंदिर के आसपास के परिसर की जमीन भाजपा के विधायक, मेयर, ये सब लोग मिलजुल कर अवैध तरीके से इन्होंने जमीनें खरीदी और चंदे के पैसे से ज्यादा मूल्यों पर उन जमीनों को लिया गया। 5-5 मिनट में 2-2 करोड़ की जमीन 18-18 करोड़ में इन्होंने खरीदी। और इस मामले को बाद में इन्हीं के प्रशासन ने उन पे कार्रवाई की, उनकी लिस्ट जारी किया कि ये अवैध लोग हैं जो अवैध यहाँ पे कॉलोनियां बना रहे हैं, और उनमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम पे है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वहां के डीएम के रिश्तेदार, इन लोगों ने मिलकर राम के नाम पे चंदा चोरी किया। ये चंदा चोर लोग हैं।
आप एक बात समझिए, इनकी पार्टी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने दलाली लेते पकड़े गए। भगवान श्री राम के नाम पे मंदिर बना, मंदिर में हजारों करोड़ के चंदा चोरी कर रहे हैं लोग, आसपास की जमीनों की खरीद फरीद में बड़े स्तर पे इन्वॉल्व हैं। इसकी आवाज उठाना क्या गुनाह है? भगवान श्री राम के नाम पे आप चंदा चोरी करेंगे? हमारे इस देश में भारतीय संस्कृति में ये होता है कि अगर 100 रुपए का चंदा दिया तो लोग नोट तक नहीं बदलते हैं कि 100 की नोट के बदले दूसरी 100 नोट रख दें, वही 101 रुपए ले जाके चंदे में चढ़ाया जाता है। ऐसे पुण्य कामों में भी जो राम के नाम पे दलाली खा सकते हैं लोग, ऐसे इस देश को बचाना बहुत जरूरी है। हमने उसकी आवाज उठाई। जी प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे जल्दी से देखिए, मैं कमेंट जैसा करें। बोल रहा था कि झूठ बोल के भागने वाली जो रणनीति है, ये आम आदमी पार्टी की हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। मैं राम मंदिर के मुद्दे पे भी आऊंगा, और सबसे पहले क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब उनसे पूछा गया कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक कोटेड स्टेटमेंट है, हो सकता है ये बोलते हैं कि ये भी झूठ है। तो उन्होंने बोला था कि राम जो है वो हमारे पूजनीय हैं, लेकिन हमारी अगर नानी से पूछते तो वो ये बोलती कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उससे सौहार्द जो है वो खराब होगा। ये कोटेड स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का, ठीक है, कोई भी ढूंढ सकता है गूगल पे। अगर इसको भी झूठ बोलते हैं तो आई डू नॉट थिंक कि क्या बोलते हैं डिबेट का कोई फायदा है, ठीक है। फिर दूसरी बात रही ये जो भी इल्जाम लगा रहे थे कि राम मंदिर चंदे में और इस प्रकार की, बहुत ही शर्मनाक है बिना किसी डेटा को जाने हुए इतनी घटिया बात करना आम आदमी पार्टी के द्वारा। आम आदमी पार्टी के लोगों, इन्होंने अकेले ये नहीं है, सारे सभी झूठ बोलना, ये लोग यही जानते हैं जनता के सामने झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, कुछ लोग ये समझने लग जाएंगे कि झूठ हो सकता है सही हो। राम मंदिर का चंदा जो है जो एकत्रित किया गया, वो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र करके एक सोसाइटी अलग से फॉर्म हुई, उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हो सकता हूं, लेकिन मैं राम मंदिर चंदा जो इकट्ठा करने की जो कमिटी बनी हुई है उनके साथ में अगर मैं लोगों के पास जाता हूं और उनसे बात करता हूं, उनको बोलता हूं कि शुभ काम के लिए आप धन जो है वो अर्जित करें, हर घर से थोड़ा 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 धन एकत्रित करके, यहां तक भारत में लोगों का इतना जो राम मंदिर के लिए इमोशंस जुड़े हुए हैं कि लोगों ने ईंट पहुंचाई अपने घरों से कि एक ईंट जो है वो हमारे घर से जो है वो लगाई जाए। उस ऐसे इमोशनल मामले के ऊपर इस तरह की घटिया बात करना, इन लोगों ने बीच में एक राम मंदिर जो ट्रस्ट बनी हुई है ना, उस ट्रस्ट के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने वो जमीन जो अधिग्रहण करी है वो गलत करी। बाद में वो क्या हुआ, इनकी मुंह पे ऊपर आ गई, वो पूरा का पूरा गलत साबित हुआ। जो ट्रस्टी थे उन्होंने सामने खड़े होकर प्रूव किया कि इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं हुआ है, और बिल्कुल फॉल्स साबित हो गए, भाग खड़े हुए, चुप हो गए एकदम, कोई नहीं। इनका यही तरीका है, झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, कुछ लोग तो मानेंगे ना कि ये सच है। ऐसे जोर जोर से झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलो, ऐसा झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल, सर्वेश जी आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं, अन्यथा मैं प्रदीप जी से इन्होंने एक कहा, सवाल पहली बात तो इस देश में अरविंद केजरीवाल जी एक है, क्या कहते हैं कि राम मंदिर की यात्रा आपको करनी हो तो दिल्ली की सरकार है जो राम जी के दर्शन करवाने जाती है। कोई भी मध्य प्रदेश पूरे की देश सरकार की भी करा कोई रही एक है भाई सरकार साहब, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां सब करवा रही है। ट्रेन चलाती हो और एसी ट्रेन में लेके जाती हो, एसी होटल्स में रोकती हो, लोगों के दर्शन करा के लेकर आती है। राम मंदिर की बात थी, हमने चंदे की आवाज, चंदे की बात उठाई, इन लोगों ने फर्जी स्टेटमेंट दिखाने लगे। मैं कह रहा हूं कि उस राम मंदिर ट्रस्ट की जानकारी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी उसके खुद एक राष्ट्रीय संरक्षक हैं, खुद उसकी देखरेख करते हैं और कह रहे हैं कैसे लेना देना नहीं है ट्रस्ट से। जब आपके भाजपा के विधायकों से लेना देना है कि नहीं आपको, भाजपा के मेयर से लेना देना है कि नहीं आपको, डीएम के जिन रिश्तेदारों ने जमीनें खरीदी उनसे लेना देना है कि नहीं आपको। इस देश में कौन सा एक ऐसा बिजनेस रहा जो 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ का कर दे? सरकारी जमीनों को इन्होंने खरीदा राम मंदिर के घोटाले में। अभी जो प्राधिकरण है, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपनी लिस्ट निकाली और उस लिस्ट में जो अवैध कॉलोनाइजर्स, इलीगल कॉलोनियां बनाने वाले लोग थे, जमीनों को कब्जाने वाले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं नेताओं का नाम आया जिन पे आरोप लगाए जा रहे थे। तो ये पूरी तरीके से साबित हो गया। इसकी जांच के लिए हमने सीबीआई और ईडी को लेटर भेजा, अभी तक कोई जांच नहीं हुई क्योंकि इनकी तो फ्रंटल विंग है ईडी और सीबीआई, जांच नहीं होगी। राम के नाम पे चंदा खा गए लोग हजारों करोड़ का। सरकारी जमीनें, जो जमीनें सरकारी थी उनको भी इनके नेताओं ने मिलके ट्रस्ट के पैसा से पैसा लिया वहां पे उसके नाम पर।
ऐसे कई कई किस नजूल की जमीन है जो सरकारी जमीन होती है, जिनको कोई खरीद और बेच नहीं सकता है, उसको भी फर्जी इन लोगों ने बेचा। और वो चंदे का जो पैसा इकट्ठा था वो इन लोगों ने प्राइवेट लोगों के नाम पे लिया। कई कई लोग चंदे की, जब धंधे की बात आती होती है तो चंदे को भी भूल जाते हैं लोग। इनके एक मेयर के पार्टनर सुल्तान अंसारी, उसके साथ मिलकर बड़ी बड़ी करोड़ों की डीलें चल रही हैं, तब इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। राम के नाम पे धंधा ये लोग चलाने वाले लोग हैं। राम पूजनीय है, राम सबके भगवान है, उनके नाम पर जो पूरा आज विश्व चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, ये लोग उनके नाम पे भी धंधा करने से पीछे नहीं हटे। आने वाला कल इनको अपने किए हुए पाप की सजा देगा। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जल्दी से आप इस पे कमेंट करें, फिर मैं आपसे अगला देखिए, सवाल करती हूँ। कोरा झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। सर्वेश जी का एक ही आप स्टेटमेंट है बताइए, कि अवैध यहाँ पे कोरोना है कि नहीं? एक मिनट प्रधानमंत्री जी बात है पूरी कि कर लूं, आप बात पूरी झूठ बोल रहे हैं? आप जी। बताइए है कि नहीं, मेरे नहीं, प्रश्नों का बात पूरी जवाब कर दे लूं दीजिए। सर्वेश जी। क्या जी प्रधानमंत्री बीच जी उस में तरह इंटरप्ट से नहीं, बीच में। सर्वेश जी निवेदन, अवैध बीच में कोरोना मत की बोलिए। लिस्ट जारी हुई कि नहीं? मैं बीच में क्या बोला, भाजपा अच्छा विधायक और प्रदीप जी, मेयर का नाम आया? आप कंटिन्यू करें। प्रदीप जी आप बताएं, आप नहीं, बताएं। जी वो बीच में बोलने इंटरप्ट नहीं, वाला प्लीज सिस्टम प्लीज। गलत है भैया, है ना सर्वेश? देखो, आप बोलते हो, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखा करिए। क्या है कोरा झूठ? अभी ये बोल रहे थे कि सीबीआई, ईडी, फलाना ठिकाना ये सपोर्ट नहीं करती है। कोरा झूठ इसलिए क्योंकि आज ये कोर्ट में जा सकते हैं, भारत है। कितने केसेस आम आदमी FIR पार्टी के दर्ज लोगों करने ने, से आप कितने बात केसेस कर रहे हैं? आपकी कहाँ पार्टी रहता ने, है? एक मिनट बात पूरी कर ले दीजिए, कितने केसेस इनकी पार्टी ने रजिस्टर किए? किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं रजिस्टर किया एक भी केस। सिर्फ बातें करके भाग खड़े हो। झूठ बोलो, इतना अच्छे तरीके से बोलो कि दो चार लोग तो सोचेंगे ना कि झूठ बोला है, ये सच बोला, हो सकता सच बोला हो। दूसरी चीज ये बोल रहे थे ट्रेन चलाने की, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं सर्वेश जी की जानकारियों के ऊपर। रेलवे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है? पूरे भारत के अंदर तीर्थ दर्शन योजना से हर स्टेट के साथ में, हर मुख्यमंत्री को साथ में लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई। इनको ये पता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं बीजेपी रूल्ड और ये आम आदमी पार्टी रूल्ड, है ना? ये भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सब से तीर्थ दर्शन, जिसमें अयोध्या राम मंदिर दर्शन जो है, उसके लिए ट्रेन चलाने की योजना भारत सरकार ने चलाई हुई है। उसमें मुख्यमंत्रियों का सहयोग मिले, मुख्यमंत्री उसके बारे में बातचीत करें, अपने प्रोपेगेंडा करें उसका, जिससे कि लोग उसके अंदर आए। ऐसी स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सेंट्रल में उसने निकाली हुई है। वो उसका लाभ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार को भी मिल रहा है। अब इनको तो ये पता ही नहीं है, ये तो पता नहीं कुछ भी बातें करे जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट रेल चलाएगी साहब, कैसे रेल चला देगी स्टेट गवर्नमेंट? जहां पे जा रही है रेल उसमें वहां पे क्या है, पहुंचने के लिए वहां पे इनकी सरकार है क्या? है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए हैं क्या? तो कैसी कैसी बातें करते हैं भैया। ये क्या है कि इन लोगों को कोई तथ्य नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है। इनको स्टेट और सेंटर के रूल्स भी नहीं पता है कि क्या क्या पावर के डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ बोलना जानते हैं, खड़े होकर कुछ भी झूठ 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 बोलते जाओ, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाते जाओ। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे सबसे ज्यादा समस्या इसी से है, ना डेटा पढ़ना, ना समझना, ना जानना, कुछ भी जरूरत ही नहीं है। झूठ बोलने के लिए क्या आवश्यकता है? बस खड़े हो जाओ, बोलना शुरू कर दो। दो चार लोग तो अनपढ़ होंगे जो समझते नहीं होंगे, वो समझ लेंगे कि हाँ ठीक है, बस वही है और कुछ नहीं है। जी सर्वेश जी, आप कुछ कहना चाहते थे इस पे, जल्दी से कंप्लीट करें। अभी जानकारी होगी नहीं इनको, अभी शायद समझ नहीं पाए हो सकता मेरी बात को। अब ये हमारी इस योजना का नाम रेल कैसे चलाई? पढ़िए। नहीं, आप जान लीजिए, आपको समझा दे रहा हूँ, आपको बता दीजिए। आप दूसरे प्रदेशों की योजनाएं भी बताइएगा मुझे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली सरकार और IRCTC के माध्यम से मिलकर चलाई जाती है, जिसमें IRCTC को हर एक पैसे का वहन करती है दिल्ली सरकार, जिसमें आदमी को घर से ले जाने से, AC ट्रेन में ले जाने से, वो उसके बाद होटल में रोकने को, फिर दर्शन कराने को, फिर ले आने को, ये सबका खर्चा दिल्ली सरकार वहन करती है और दिल्ली सरकार देती है। प्रदीप जी, आपको बता दे रहा हूं, आपको जानकारी नहीं है। आप सरकार की आपने रेल की सिर्फ योजना बताई कि रेल की ऐसी तीर्थ यात्रा योजनाएं चलाती हैं। मैंने आपको कहा सरकार के माध्यम से चलाई जाने वाली तीर्थ यात्रा योजना राज्य सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, जिसमें घर से बस से ले जाने तक की सुविधा है, होटल में रुकना, खाना पीना, सब कुछ AC ट्रेन में ले जाने का। नहीं, आपको पता नहीं है? आपको दिखा दूं मैं, आपके हाथ में मोबाइल हो, आप चेक कर लीजिए। आप झूठ बोलने के माहिर बनना चाहते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, मैंने ये बोला कि दिल्ली में नहीं चलाई गई अभी तक बोला। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आप किसी एक प्रदेश में बताइए जो ऐसी योजनाएं चलती हो। रेलवे मिनिस्ट्री हर स्टेट में चल रही है। रेलवे चलाती है, ट्रेन चलाती है, जानकारी रखिएगा।
साहब, ट्रेन भारत सरकार की बात है। distribution मैंने के आपने ऊपर कहा कि नहीं दिल्ली है सरकार scheme। ने नहीं चलाई। दिल्ली सरकार एक एक पैसे का वहन करती है। दिल्ली सरकार एक एक पैसे का वहन करती है। पहली बात जानकारी रखिए प्रदीप जी। थोड़ा सा तीर्थ जानकारी यात्रा निकालिए। योजना का नाम बताया मैंने आपको, और सिर्फ इसमें जी राम मंदिर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल 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 मैं चाहूंगी सर्वेश जी 10 सेकंड्स में आप कंप्लीट करिए जो आपकी योजना आप बता रहे हैं अयोध्या वाली। फिर प्रदीप जी आपके पास भी आती हूँ। 10 सेकंड्स। दिल्ली की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, जिसमें भारत के कई ऐसे धार्मिक जगहों के दर्शन हम कराते हैं, और अभी तक पूरे इस देश में किसी राज्य सरकार ने इस तरीके की योजना शुरुआत नहीं करी है। ट्रेनों की योजनाएं चलती थी, पर आज तक दिल्ली सरकार ने इतना बढ़िया योजना कि जिसमें एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति एसी ट्रेन से जाकर एसी होटल से एसी बस तक, ये सब घर से ले जाने से लेकर ले आने तक की जिम्मेदारी सरकार लेती है, और उसका पूरा का पूरा काम दिल्ली सरकार करती है। ऐसे में क्या फैलाना है, केंद्र सरकार ट्रेन चलाती है। क्या है, कल को जो लोग ट्रेन पैसा देके किराए से ट्रेन पे जाते हैं, वो भी ये कह देंगे कि हमारी ट्रेन है। सर्वेश जी मैं बोल सकता हूँ? जी प्रदीप जी आप जल्दी से कंप्लीट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की योजना है जिसमें स्टेट्स को इन्वॉल्व किया गया है, और ये वो योजना नहीं है। पहली बात आप जानकारी पूरी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप प्रदीप जी जानकारी रखिए। मध्य प्रदेश की सर्च करिए आप। झूठ बोल रहे तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? जब आपको नहीं सर्च कर लीजिए, राजस्थान में भी कांग्रेस गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है। चलिए मैं यहाँ से भी चल रही है। ये कहना चाहूंगी सरकारी योजना बता दीजिए। कुछ भी बड़ा नहीं किया। अच्छा, तो मतलब ऐसा बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया लोगों को, और ये प्रूव कर दिया कि राम मंदिर के पक्ष में है। अच्छा एक बात बताइए आप, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं श्वेता जी, राम मंदिर के आप बनने के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? राम मंदिर बनने के पूरी तरीके से पक्ष में है। राम के नाम पे चंदा चोरी करने के एकदम खिलाफ है, और ये बोल रहे हैं चंदा चोरी अगर आपको ऐसा लग रहा है, चंदा चोरी बंद करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चंदे में कोई भी आपको अगर कम लग रहा है तो ऐसे कैमरे पे बैठ के इस प्रश्न को यही खत्म करते हैं। बिल्कुल आपने कहा सर्वेश की जो चंदा चोरी कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, कोई एफआईआर क्यों नहीं करती? इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि कोई अगर चंदा चोरी कर रहा है उससे आप एफआईआर करिए, और आप जो स्कीम की बात कर रहे हैं उसे जनता तक पहुंचाने का भी कार्य करें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वेश जी अगले प्रश्न पर आते हैं। कोतवाली थाने में 17 पन्ने की अयोध्या के कोतवाली थाने में सांसद संजय सिंह जी के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज की। आज तक इनकी पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी है। 17 पन्ने की एफआईआर बकायदा अक्यूज्ड 1 2 3 4 9 तक दिया गया है, इन्होंने करी नहीं है। फर्जी है तो रजिस्टर नहीं हुई, आप कोर्ट में जाना चाहिए था। मान लीजिए पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, क्या तरीका है? अपने भारत में कानून की व्यवस्था है ना, आप कोर्ट में जा सकते हैं। अरे सीबीआई किया, पुलिस को किया भाई। एक मिनट श्वेता जी, लोकायुक्त की क्या है, आप लोगों को मूर्ख बनाना। बिल्कुल सर्वेश जी, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो बिल्कुल आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवा सकते हैं। जी ये लोग जो है ना, चलिए प्रदीप जी जल्दी से 10 सेकंड आवाज बंद करिए तो फिर बोल पाऊं मैं। प्रदीप जी 10 सेकंड पे कंप्लीट करिए, फिर अगला प्रश्न करना है। समय भी होता जा रहा है तो समय का ध्यान रखिए। और इनका सबका मैं देख रहा हूँ शुरू से इल्जाम लगाओ भाग खड़े हो, ठीक है। आज ये बोल रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई, कोई इनके पास में एफआईआर दर्ज कहीं है नहीं है, ठीक है। झूठ बोला इन्होंने, इतने पन्ने की है। पूरी कर लेते घूमता हूं, अगर मान लीजिए किसी की एफआईआर घूमते आम आदमी पार्टी वाले हवाबाजी नहीं करते हैं। 17 पन्ने कोई बात, ये तरीका नहीं है। 10 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड रुकिए सर्वेश जी। अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कोर्ट में जा सकते थे, कोर्ट इनकी एफआईआर जो है दर्ज करवाती वहां पे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ मुंह से बोल दो और निकल लो, भाग खड़े हो, कोई एफआईआर नहीं। और यहाँ पे देखो करप्शन, ऐसा कर लिया, खा लिया पैसा, इतना भयंकर झूठ, शर्म नहीं आती इनको कि भगवान राम के नाम पे झूठ बोलते हो यहाँ पे। ओफो, हद हो गई। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कुछ भी गलत हुआ था, अरे साहब किसी भारत के नागरिक को, किसी भी हिंदू को अगर ऐसा महसूस हो जाए मिश्रा जी, तो उसको सबसे पहले जाके खड़े हो जाना चाहिए था वहां थाने के सामने और कोर्ट के सामने कि एफआईआर दर्ज करवाओ। लेकिन झूठ है तो पढ़ लीजिएगा, 5 केस राम मंदिर में चंदा चोरी के दर्ज है। 5 केस पूछिए कौन सी फोन को इधर करिए, फोन को इधर करिए, नहीं 5 दर्ज है।
बहुत बड़ा एक आर्टिकल द प्रिंट का है, फिर द ट्विंट का, ये पूछे 5 केस दर्ज है, नाम भी बता रहे, पूछे किसमें जांच हो गई है, किसमें जांच करा दी है, झूठ बोलना है आप लोग को। आ रहे हैं इसके और सीबीआई पुलिस सब लेकर आप समझ रहे हो कि देश का लोकतंत्र चला। ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है और इस जो चलिए मैं अगला जी मैं अगला सवाल करती हूँ। प्रूव हो गए हैं कि एलिगेशन झूठे थे। बिल्कुल सर्वेश जी, देखिए अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर एफआईआर किए गए हैं तो जरूर उस पे कार्रवाई होगी, और वो जिनके बारे में आप कह रहे हैं के लिए जी सर्वेश जी, प्रदीप जी, सर्वेश जी और प्रदीप जी, सर्वेश जी और प्रदीप जी, मौका देना, सर्वेश जी, बताना होता है कि बहुत झूठ बोल रहे हो आप तो। सर्वेश जी और प्रदीप जी, आप दोनों को मैं कहना चाहूंगी थोड़ा सा हमें समय का ध्यान रखना है। सारे झूठे एलिगेशन थे। प्रदीप जी मैं अगले सवाल पर आती हूँ, बिल्कुल जैसा कि सर्वेश जी आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उन पे कार्रवाई होगी और वो जल्दी ही जेल के अंदर नजर आएंगे। और जो प्रदीप जी कह रहे हैं कोई झूठे आरोप, सारे केस बरी हो गए, ये जो दिखा रहे हैं इनमें से एक भी केस चालू नहीं है। फिर कह रहे एफआईआर नहीं हुआ, मैंने वो दिखा दिया भाई, जिस केस पे बोलेंगे एफआईआर दर्ज करी और उस केस पे कोर्ट ने क्या है फैसला दे दिया कि ये गलत है, उसके बाद आप क्यों उनको लेके आ रहे हैं? आपके अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लिस्ट जारी किया, उसमें आपके विधायकों का नाम आया कि नहीं? मेयर का नाम, मेयर तक का नाम उपाध्याय जी का आ रहा है कि इन्होंने अवैध कॉलोनियां, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट पे एक निश्चित दूरी बना रखी गई, उसके अंदर इन लोगों ने अवैध तरीके से खरीद फरोख्त किया। एक 40 लोगों की लिस्ट जारी आपके सरकार ने करी, फिर भी नहीं माना आपने। सरकार नजूल की दिखा दे रहा हूं आपको, आप मत रहिए, आप लोगों को क्या है कि सब कागज लेके बैठने पड़ता है, आप लोगों को बोलने की आदत हो गई है, आप लोगों को झूठ देखने की आदत पड़ जाती है। जी चलिए ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम कभी फिर और डिबेट करेंगे। आपसे मेरा अब अगला सवाल होगा प्रदीप जी, ये जो मुद्दा है राम मंदिर वाला, इसको लेकर जरूर हम अगला एक अपना प्रोग्राम करेंगे जिसमें पूरा जो मुद्दा है वो राम मंदिर के ऊपर ही केंद्रित होगा। प्रदीप जी मेरा आपसे सवाल है, भाजपा दिल्ली के विकास को रोकने के लिए दिल्ली सरकार को एलजी के द्वारा परेशान करवा रही है, क्या है पूरी सच्चाई? क्या दिल्ली का विकास नहीं होने देना चाहती केंद्र सरकार, ऐसा आरोप है आम आदमी मेरी तरफ पार्टी से तो मैं तो बिल्कुल ये बोलूंगा कि ये क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी और ये सब लोग ना छोटे छोटे आरोप लगाते हैं इस प्रकार के, ये हमेशा से एलजी के पीछे पड़े रहे। पंजाब में इन्होंने क्या कर लिया, जब से आए हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सिचुएशन नीचे गई है। वहां पे सबसे इन्होंने एक मूवी बनवाई थी पंजाब के ऊपर, उड़ता पंजाब। आज क्या है, वहीं पे शराब बेच रहे हैं। पंजाब में शराब पूरे भारत में सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में मिलने का जो श्रेय जो है वो आम आदमी पार्टी को जाता है। दिल्ली में जो कांड हुए शराब कांड, वहां पे जिस प्रकार से छूट दी गई, एक के ऊपर एक फ्री ले जाओ, ये होती है आम आदमी पार्टी। जो एक के ऊपर एक फ्री शराब बेचने पे लगे हुए हैं, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो विकास कुछ कर पाएंगे? ये तो क्या है, बिल्कुल चोर लोग हैं, इनका काम सिर्फ चोरी करना है, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये और आके पब्लिक में झूठ बोल दो अच्छे तरीके से, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल, मेरा आपसे सवाल होगा सर्वेश जी, क्या दिल्ली के मॉडल को गुजरात की जनता पसंद करेगी? पहले तो मैं आपको अयोध्या के 40 लोगों की लिस्ट का दिखा दूं, बड़े बड़े नेट पे घूम रही है जो देख नहीं पाते। 40 लोग, ये अयोध्या वाला जो मामला है सर्वेश जी, सर्वेश जी अयोध्या वाला जो मामला है, इसको लेकर हम किसी दिन पूरा एक डिबेट शो रखेंगे। हर एक मामले पे झूठ बोलते हैं। गुजरात जहाँ पे 22 साल से शराबबंदी है, वहां के शराब की अवैध कारोबार 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। अभी 100 लोग मरे हैं वहां पे कच्ची शराब की, हर दिन। आप अभी 100 लोग मरे हैं, आप जिम्मेदारी लेंगे? आप कहां से आए उनके पास शराब? 100 लोग अभी मरे हैं, कहां से आए वो, कहां से आई शराब? 100 लोग अभी मरे हैं गुजरात में, जवाब दीजिए। CR पाटिल जो इनके भाजपा के इस समय सांसद हैं, आपको पता है इलीगल ट्रेड में सस्पेंड तक हो चुके हैं। जब गुजरात में शराबबंदी थी, इलीगल शराब के कितने केसेस हैं? नहीं, आप मुझे जानकारी, पंजाब में इलीगल शराब के कितने केसेस हैं? 100 लोग मरे हैं। आप गुजरात में शराबबंदी है, शराबबंदी के बावजूद भी 100 लोग मर रहे हैं, इलीगल ट्रेड हो रहा है। आप उस पर जवाब देने को सीबीआई और ईडी का एक भी छापा नहीं जाता है। दिल्ली का जबकि शासन एलजी के पास है। अभी आज ही आपने देखा गैंगरेप की केस, कितनी हीनियस क्राइम के केस आया, हर रोज आ रहा है, उस पर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। गुजरात में जो सांसद CR पाटिल है, उनपे खुद इलीगल ट्रेड लिकर में वो गए थे अंदर, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, आज वो देश के ईमानदार आदमी है।
वो भाजपा में बड़े बड़े पदों पे पहुंचने के लायक हैं। इनको कोई मतलब नहीं है शराब से। अगर इनको इलीगल शराब से मतलब होता तो गुजरात जो शराब बंदी है जहां पे, वहां पे आज गली गली में कच्ची शराब मिल जाती है। कोई कैमरा वाला जाए, तमाम तरह से स्टोरी है, यूट्यूब करिए, गुजरात में इलीगल लिकर डालिए, आपको 1000 जगह मिल जाएंगी गुजरात में, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इनको झूठ बोलने की आदत है, कुछ करना ही नहीं है इनको। 27 साल में गुजरात में जब किया नहीं, इस बार जब सरकार गिरने वाली है तो वहां पे क्या सबकी गुजरात की जनता, सर्वेश जी, गुजरात की जनता दिल्ली के मॉडल को पसंद करेगी? ये सवाल है। शराब मॉडल के बारे में क्यों बता रहे हैं भाई? दिल्ली के मॉडल को इतना पसंद कर रही है कि 27 सालों में देश के प्रधानमंत्री को स्कूल के क्लासरूम में जाके बैठना पड़ रहा है। एक के साथ दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी स्कूलों में जाते हैं, उन्होंने ऐसा असर डाला कि हमारे देश की 130 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री को स्कूलों के क्लासरूम में जाना पड़ रहा है। इस बार के चुनाव में स्कूलों को मुद्दा बनाना पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आपने कभी नहीं देखा इन्होंने स्कूलों की बात करी और अस्पतालों की बात करी है। इस बार इनको समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, काम की राजनीति करते हैं, नाम की राजनीति नहीं करते हैं। इस बार देखिए स्कूलों में जाके बैठे हुए, आज सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी की फोटो घूम रही है। प्रधानमंत्री जी पिछली बार जाते थे, हाथ हिलाते थे, चले आते थे। इस बार उनको समझ में आ गया है कि गुजरात की जनता इस बार ठान चुकी है कि वैकल्पिक राजनीति परिवर्तन को वोट देगी, स्कूल अस्पताल को वोट देगी, अरविंद केजरीवाल को वोट देगी। प्रधानमंत्री जी ऐसे ही स्कूल के क्लासरूम में नहीं जाके बैठे हैं, ये पढ़ाने वाले लोग नहीं है, ये लड़ाने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी के लोग पढ़ाने वाले लोग हैं, इसलिए अब इनको समझ में आ गया है कि पढ़ाने वाले लोग हावी हो रहे हैं, इसलिए पढ़ने की जगहों पे आज से जाना शुरू कर दिया इन्होंने। आपको गुजरात के आने वाले परिणाम में इनको समझ में आ जाएगा कि 27 सालों से गुजरात जो इस तरीके की व्यवस्था झेल रहा था उसका अब अंत होने वाला है। इस बार गुजरात में परिवर्तन चुन के आएगा, वैकल्पिक राजनीति चुन के आएगी, अरविंद केजरीवाल चुन के आएंगे। जी, प्रदीप जी, सर्वेश जी का तो कहना है कि गुजरात की जनता दिल्ली के मॉडल को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है और इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। जल्दी से आप इस पर अपना कमेंट करें। देखिए क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दिल्ली जो है वो हमेशा, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से नीचे गया। दिल्ली ऑलरेडी इनको एक कैपिटल स्टेट है, डेवलप मिला था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको डिटोरिएट किया है। मैं दिल्ली मॉडल का कुछ एक चीजें बताना चाहूंगा आपको, बड़ा अच्छा डेटा है। इन्होंने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए लोगों से वादा किया कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। टोटल 200 मोहल्ला क्लिनिक बने। 200 मोहल्ला क्लिनिक में से भी 50% मोहल्ला क्लिनिक अभी क्रियान्वयन में नहीं है, उनके पास में डॉक्टर्स ही नहीं है, मेडिसिन नहीं है। 63% लोग जो हैं दिल्ली के, उनको स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, जिसको डीजेपी बोलते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है। 63% डेटा है, 63% लोगों को पानी नहीं मिलता है। ठीक है, यमुना रिवर जो है उसको हम स्वच्छ करेंगे, अरविंद केजरीवाल, आपने सुना होगा, याद होगा, मिश्रा जी को शायद बड़े अच्छे से याद होगा, है, लेकिन झूठ बोलने में माहिर है, बिल्कुल बोल देंगे एकदम साफ हो गई, ऐसी स्वच्छ दिखाई पड़ेगी एकदम, ऐसा बोलेंगे। उसके ऊपर फेन होगा, पुप रहा है, फेन निकल रहा है उसके अंदर से, साबुन बह रहा है उसके अंदर, जहरीला पानी बह रहा है उसके अंदर। ये सफाई करी इन्होंने, जिस सफाई की बात कर रहे थे। आज आप गुजरात में जाके देखिए, गुजरात के अंदर जो नदियां हैं उनके कभी भी किनारे पे खड़े हुई है, आपको वहां पे घूमने की इच्छा होगी। ये मतलब सत्य है, कोई माने नहीं माने, गुजरात में जो भी व्यक्ति गया है, आंख पे पट्टी बांध ले, जिसकी आंखें फूट गई हो, वो तो खैर कुछ भी बोल सकता है। दिल्ली में आप पहुंच जाइए, यमुना रिवर के बगल में सड़ान आती है भाई साहब वहां पे। ऐसी है इनका है दिल्ली मॉडल। ठीक है, और बताता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, 100 नए कॉलेज खोलेंगे और 20 नए स्कूल खोलेंगे, ऐसा इन्होंने वादा किया। ठीक है, हुआ क्या, एक भी नया कॉलेज और एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में 7 सालों में। ये है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मॉडल। ठीक है, 94% लेबर वेलफेयर बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां इशू किया दिल्ली सरकार को। उसमें से, इसको ये ना बोले कि झूठ है, वो जाके देख लें, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा इसके बाद में, है ना, और फिर क्या है कि आप डिबेट करने लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, 94% बजट जो है ये खर्च ही नहीं कर पाए साहब, वो वापस रिवर्स हो गया, खर्च नहीं हुआ इन पे। क्यों? क्योंकि ये उसमें लगे हुए थे, अपने साम दाम दंड भेद में लगे हुए थे, हैं, टिकड़ा में लगाने में लगे हुए थे, एक के साथ एक फ्री शराब देने में लगे हुए थे। दिल्ली मॉडल, क्या बात करते हैं, दिल्ली का वर्स्ट मॉडल पूरे इंडिया में। अगर सबसे भ्रष्ट और सबसे क्या बोलते बकवास मॉडल है कोई का, तो दिल्ली का मॉडल मैं बोलूंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी हुई है, दिल्ली को एक तरीके से देखा जाए तो इन लोगों ने चूस लिया।
जिस प्रकार का सुंदर दिल्ली दिखाई पड़ता था, आज सफाई में आप देख लीजिए, हर चीज में देख लीजिए, किसी भी चीज में आप चले जाइए, हर चीज में दिल्ली आपको पीछे दिखाई देगा। और ये क्या करते हैं, हर चीज का आरोप दूसरों पे, ये नहीं हुआ एलजी ने नहीं करने दिया, ये नहीं हुआ इसने नहीं करने दिया, ये नहीं हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करने दिया। भाई आप किस लिए बैठे हो, मुख्यमंत्री क्यों बने हैं, ये इसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया, आप क्या कर रहे हो? आपके मुख्यमंत्री क्या वहां पे बैठ के झाड़ू लगा रहे हैं क्या? बातें करते हैं और फिर वो उस दिल्ली का जहां पे कुछ नहीं कर पाए उसका मॉडल लेके जा रहा है। बड़ी मतलब मजाक लगता है मुझे। अरविंद केजरीवाल से जब पूछो, मुझे काम नहीं करने दिया गया, मुझे क्या है कि एलजी ने ही काम करने दिया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, साहब ठीक है। मुझे क्या है पुलिस मेरे हाथ में नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, चलो ठीक है। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान करती है मैं ये नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया साहब, और कुछ नहीं कर पाने का मॉडल लेके बाहर जा रहा है। बड़े हास्यास्पद बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उस मॉडल को कोई कैसे सुन सकता है, कैसे समझ सकता है, किसको मूर्ख बनाने की। देखिए गुजरात के अंदर ये अपना अभी भाग्य आजमाने के लिए गए हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने हर जगह से चुनाव लड़े थे, इनको पता है इनकी पोजीशन क्या है, ये साफ हो जाते हैं हर जगह बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड। अभी गुजरात के अंदर एक सीट भी आ जाए बहुत बड़ी बात है इनकी, एक सिंगल सीट नहीं ला पाएंगे ये, वहां पे बहुत बुरी तरीके से हार क्या मतलब ये समझ लीजिए इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये फालतू में अननेसेसरी पैसा बर्बाद कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए घूम रहे हैं, कुछ नहीं होना जाना इनका। बिल्कुल सर्वेश जी, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं? जी बस एकदम जल्दी से कमेंट करके मुझे दूसरे डिबेट के लिए भी जाना है। मैं आपको एक जवाब दे देता हूं कि अगर ये लगता है कि दिल्ली मॉडल कुछ नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री जी को आज स्कूल के क्लासरूम में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, शिक्षा और चिकित्सा की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती। जो हाथ हिला के लोग निकल जाते थे और सोचते थे नाम पे गुजरात जीत जाएंगे, आज उनको पूरे देश में आम आदमी पार्टी से इतना बड़ा खतरा नहीं। बाकी इन्होंने एक बजट की बात करी है, मैं बता दूं बड़े नीतिगत बात है इसलिए मैं जवाब देता हूं, मैं लगा रहता हूं ऐसी बातों पे। लेबर वेलफेयर का बोर्ड, जब किसी पॉलिसी में आप 300 रुपए और 400 रुपए देंगे, जब दिल्ली की वेलफेयर पॉलिसी 48 और 5,000 रुपए की है, तो हम आपके फंड्स का क्या करें? दिल्ली में आयुष्मान योजना जब आप दोगे, आयुष्मान दिल्ली में जब इलाज ही फ्री है तो हम 5 लाख का इलाज फ्री और इतने कंडीशन के साथ इलाज फ्री क्यों करेंगे, जब दिल्ली में अमीर और गरीब सबको इलाज फ्री है? जब दिल्ली में महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री है तो आप उसमें 10 नियम लगा दोगे, क्यों ऐसी पॉलिसी को लेंगे जब ऑलरेडी हमारी पॉलिसी में सभी लोग आ जा रहे हैं? दिल्ली में आप सर्वेश जी माफी चाहूंगी बीच में रोकने के लिए, छोटा सा मेरा प्रश्न है, फिर जल्दी से इस डिबेट शो को खत्म भी करते हैं। आपने बोला कि दिल्ली में अस्पतालों में जो इलाज मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मेरा एक छोटा सा आपसे प्रश्न होगा कि जब दिल्ली में आम जनता को आप इतना अच्छा इलाज का अगर फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो लिस्ट सामने आती है अपोलो हॉस्पिटल की, मैक्स हॉस्पिटल की, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों जाते हैं, वहां से जाके क्यों इलाज अलग करवाते अलग हैं? चीजों, देखिए अलग अलग, देखिए हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार भी हैं। हमारे बहुत से लोग हैं, मैं खुद, हम लोग राजनीतिक परिवार से, तमाम बार हम दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, केंद्र के सरकारी अस्पतालों में भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर किसी को कहीं लगता हो किसी की, तो वो कहीं भी जा सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, सरकार की सुविधाएं भी है पैनल में। लेकिन दिल्ली, आप समझिए कि दिल्ली में 74-75% दिल्ली के बाहर से भी मरीज आते हैं, दिल्ली सबको कैटर करती है। इलाज का मामला, इलाज के लिए सब बराबर होते हैं। तो हमारी जब इलाज में पहले से ही मुफ्त योजनाएं चल रही हैं, तो ऐसे में हम कैपिंग के साथ और अलग अलग योजनाएं ऐसी चीजों के लिए लेने का कोई हमारा मतलब नहीं बनता है। अब इस जैसे आप पेंशन की बात लीजिए, अब दिल्ली में 2,500 रुपए की पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, केंद्र सरकार की तरफ से 500 रुपए आती है योगदान, 2,000 रुपए दिल्ली सरकार करके देती है। तो सेंटर स्टेट की जो ऐसी पॉलिसीज हैं जिनमें हमें बेहतर लगता है, जिनमें योगदान लगता है, ले लेते हैं। जब इलाज जैसी सुविधा जो हमने पूरी दिल्ली को फ्री कर रखी है, तो उसमें तो कोई कैपिंग और ऐसी योजनाओं के लिए कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोरोना काल में हम 5,000 रुपए जो रजिस्टर्ड लेबर है उनके अकाउंट्स में दे रहे हैं, अगर हम 10,000 रुपए की सालाना पॉलिसीज दे रहे हैं तो हम देते रहेंगे। अगर उसमें छोटी मोटी कोई योजनाएं आती है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो खुद बड़ी उनके वेलफेयर की ऐसी पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रदीप जी जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट करें फिर इस शो को समाप्त करते हैं। जी देखिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती हैं और जो फंड एलोकेट होता है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये लोग क्या है कि किसी भी चीज का कोई भी जवाब देना पसंद करते हैं, मैं ऐसा नहीं पसंद करता। अगर मान लीजिए कोई किसी स्कीम के तहत 500 रुपए आ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर 500 रुपए देना चाहती है, 10,000 रुपए देना चाहती है, तो वो उसके अंदर उस सम को ऐड कर सकती है, उसमें कभी भी कोई समस्या नहीं रहती है। कभी ऐसा स्कीम्स ऐसे नहीं रहती हैं कि बिल्कुल एकदम लाइन खींच दी गई कि साहब हमने इस स्कीम के लिए 500 रुपए दिए तो आपको 500 रुपए देना है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो लाडली लक्ष्मी योजना चलती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही योजना थी, लेकिन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके अंदर एडिशन किया अपना, और एडिशन करके वो दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूँ। तो
इसी प्रकार से आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड आता है किसी भी योजना के तहत, मान लीजिए इलाज करने के लिए आता है, और वो मान लीजिए 5,000 रुपए आता है, आपको 10,000 रुपए देने, आप 5,000 रुपए उसमें ऐड करके दे सकते हैं, लेकिन फंड यूटिलाइज नहीं हुआ, उसका सीधा सा मतलब ये है कि ये काम नहीं कर पाए। बिल्कुल, सर्वेश मिश्रा जी लेफ्ट भी कर गए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत आभार कि आपने इस चर्चा को और भी ज़्यादा सार्थक बना दिया, और ये जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है, इसको लेकर बहुत सारे यहाँ पे खुलासे भी किए गए हैं दोनों पक्ष की तरफ से, यानी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की तरफ से बहुत सारे खुलासे भी किए गए हैं। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आज श्रृंखला।